तुम्हें क्या लगा था, अगर तुम इस लड़की को घर से बाहर निकाल दोगी तो क्या इसका कोई अपना नहीं होगा? ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने धीरे से पीछे पलटकर देखा था तो मेरे सामने वो इंसान खड़ा था जिसको मैं अपनी बर्बादी की वजह समझती थी। मेरा नाम माही है। हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई मुझसे छोटा था, उसका नाम अर्श था और हमारे माँ बाप हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी शुरू से गांव में रहते थे और मेरे चाचा ने शहर में घर ले लिया था और वो अपने परिवार के साथ यहाँ सेटल हो गए थे। हम सब बहुत खुश रहते थे। मेरा 12th हो गया था और अब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेती। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। हम सब अपने छोटे से घर में बहुत सुकून से रहते थे। पिताजी सारा दिन खेतों में मेहनत करते थे। पिताजी, मैं शहर के कॉलेज में पढ़ूंगी ना? मैंने एक दिन पिताजी को चाय का कप देते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मैं अपनी बेटी को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। मेरी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और चाय पीने लगे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा मेरी हर जिद पूरी करते थे। तभी पीछे से मेरा छोटा भाई आया और बोला, मैं क्या करूँगा? मैं क्या गाँव में सारा दिन गाय भैंसे चराऊँगा? उसकी बात सुनकर हम सब हंसने लगे। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। उस टाइम वो 7th क्लास में था और उसकी शरारतों से सारा घर गूंजता रहता था। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मेरे शेर, तुम तो पायलट बनोगे, जहाज उड़ाओगे। माँ किचन से निकलती हुई अर्श के गाल खींचती हुई हमारे पास आकर बैठ गई और वो हंसता हुआ जहाज उड़ाने की एक्टिंग करने लगा। ये दिन बहुत खूबसूरत थे और हमें दुख का अंदाजा भी नहीं था। माँ, कल आप लोग शहर जा रहे हैं तो मेरे लिए नई किताबें और एक अच्छी सी घड़ी जरूर ला देना। माँ पिताजी कभी शहर जाते थे तो मैं उनसे कोई ना कोई फरमाइश कर दिया करती थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो लोग मेरे लिए नई चीज़ें लेकर आने वाले थे। वो जब भी शहर जाते थे मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल सुबह जाएंगे ताकि शाम तक वापस आ सकें। तेरा भाई भी हमारे साथ जा रहा है, उसके लिए कुछ नए कपड़े लाने हैं। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे कपड़ों पर प्रेस करते हुए जवाब दिया। दूसरे दिन माँ, पिताजी और अर्श शहर जाने के लिए तैयार थे। सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे भाई ने शहर जाने के लिए नए कपड़े पहने हुए थे। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोला कि मैं तो शहर जा रहा हूँ, तुम घर पर बैठकर बर्तन धोना, और मेरे बाल खींचकर माँ के पीछे जाकर छुप गया। मैंने भी उसे थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मेरे लिए भी नई चीज़ें आएंगी। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, जल्दी आना। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उनसे आखिरी बार मिल रही हूँ। दोपहर का वक्त था। मैं घर के काम कर रही थी। मैंने किचन में झाड़ू लगा दी थी और अब बस बर्तन धोने जा रही थी कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। खटखटाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। मैं जल्दी से भागकर गेट पर गई और मैंने दरवाज़ा खोला। मेरे सामने गांव के चौधरी साहब खड़े थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी सांस फूल रही थी और वो हाँफ रहे थे। मैंने उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ चौधरी साहब, सब ठीक तो है? आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं? उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर उठा था। बेटा, माही, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। तुम्हारे पिताजी की गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है और सब लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। सबकी हालत बहुत खराब है। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बिना दुपट्टा लिए नंगे पैर अस्पताल की तरफ भागी। जब मैं अस्पताल के बाहर पहुंची तो वहां बहुत लोगों की भीड़ लग रही थी और स्ट्रेचर पर 3 लाशें थीं और वहां पर डॉक्टर और नर्स बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो सफ़ेद चादर हटाई। वो मेरे पिताजी थे। उनका चेहरा खून से लथपथ था और उनकी आंखें बंद थी। वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, वो आज बिल्कुल बेजान था। मैंने एक दर्दनाक चीख मारी। फिर मैं दूसरी लाश की तरफ गई। मैंने उसकी चादर हटाई तो वो मेरी माँ थी। उनके सर पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। तीसरी चादर के नीचे मेरा भाई था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। एक पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। सब कुछ जैसे एक ही झटके में खत्म हो गया था। मेरा घर, जो कभी हंसी और बातों से भरा रहता था, अब बिल्कुल खामोश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना रो रहा हो। मेरा पूरा परिवार एक साथ मुझसे छिन गया था
और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं अपने माँ और पिताजी भाई के पास बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। घर में गांव के लोग और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। हर कोई अपने तरीके से दुख जता रहा था, लेकिन उस भीड़ में मुझे सिर्फ अकेलापन महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना कोई भी नहीं बचा। मेरे पास बस मेरी खाला थी, जो बार बार मुझे संभाल रही थी, मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरी चाची और चाचा भी वहां थे। मेरे चाचा का नाम रेहान था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख नजर नहीं आ रहा था। चाचा के चेहरे पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि उनका अपना भतीजा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और चाची को तो जैसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। वो बार बार यही कह रही थी कि यहाँ गांव में बहुत गर्मी है और शहर में ज्यादा अच्छा रहता है। उनकी ये बातें मेरे दिल को और ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस हालत में भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मेरा दिल अंदर से टूटता जा रहा था। मैं बस अपने माँ पिताजी और भाई को देखती जा रही थी और रोती जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी और मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें वहां से ले जाया जाने लगा तो मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को खाला की गोद में पाया। मेरा सर उनकी गोद में रखा था और वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे चुप करा रही थी। मैं फिर से रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस दुख को कैसे सहूं। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो लोग वहां आए थे वो सब अपने अपने घर वापस जाने लगे। घर फिर से खाली होने लगा, लेकिन उस खालीपन में मेरा दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। अब वहां सिर्फ मैं और मेरी खाला रह गए थे। कुछ देर के बाद चाचा मेरे पास आए और बोले, बेटा, हम अब अपने घर जा रहे हैं, तुम यहाँ ठीक से रहना, गांव वाले तुम्हारा ख्याल रख लेंगे और हम भी कभी कभी आते जाते रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे और ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मुझे उस समय अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मेरी चाची तो मुझसे बात तक करने नहीं आई थी। वो सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई और बिना मेरी तरफ देखे चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न मुझे भूख लगती थी, न ही मैं कुछ खाती थी। मैं दिन भर एक जगह बैठी रहती थी और बस रोती रहती थी। रात को भी मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बार बार उठ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी माँ किचन से मुझे आवाज़ देंगी या पिताजी बाहर से आकर मुझे पुकारेंगे। कई बार तो मुझे सच में उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी और मैं भागकर देखने जाती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता था। तब मेरा दिल और ज्यादा टूट जाता था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं जैसे अंदर से पूरी तरह खाली हो गई थी। मेरी खाला मुझे समझाती थी, मुझे संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। मैं बस अपने पुराने दिनों को याद करती रहती थी और हर पल यही सोचती थी कि काश ये सब एक सपना हो और मैं जाग जाऊं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हकीकत वही थी जो मेरे सामने थी और मैं उसे बदल नहीं सकती थी। फिर एक दिन खाला मेरे पास आई। उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा, बेटा, तुम यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, वहाँ तुम्हें थोड़ा सहारा मिलेगा। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं इस घर को छोड़कर कैसे जाऊं। इस घर में मेरे माँ पिताजी और भाई की यादें हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये घर ही अब मेरे पास बचा है। अगर मैं इसे भी छोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? खाला ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दिल इस घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम यहाँ अकेले रहकर और ज्यादा टूट जाओगी। तुम्हें किसी अपने के साथ रहने की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम सुरक्षित भी रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं उस घर की हर चीज से जुड़ी हुई थी। हर कोना मुझे मेरे अपने लोगों की याद दिलाता था और मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि शायद खाला सही कह रही हैं, क्योंकि इस हालत में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं बस चुप बैठी रही और सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए।
मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा रास्ता चुनूं और कौन सा छोड़ूं। तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गईं। रास्ते भर मैं चुप बैठी रही। मेरा दिल बहुत भारी था और आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं अब भी रोती रही तो शायद मैं कभी संभल ही नहीं पाऊंगी। फिर भी दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद खाला के पास रहकर मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा और मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि अब कोई अपना मेरे साथ है जो मुझे समझेगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी परेशानियां यहाँ भी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही है। जब हम उनके घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी सास खड़ी थी। उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत तेज आवाज में पूछा कि ये कौन है और तुम इसे क्यों लेकर आई हो। मैं डर के मारे खाला के पीछे छिप गई। खाला ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, ये मेरी बहन की बेटी है। इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। ये बिल्कुल अकेली हो गई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। मैं इसे कुछ दिन अपने पास रखूंगी, फिर कहीं और इसका इंतजाम कर दूंगी। लेकिन उनकी सास ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ये कोई यतीम खाना नहीं है, ये हमारा घर है और आजकल खर्चा कितना बढ़ गया। तुम्हें पता है, हम किसी और का बोझ नहीं उठा सकते। अगर तुम्हें इसे यहाँ रखना है तो तुम भी इसके साथ यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर खाला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुझे अंदर लेकर आ गईं। उनकी सास की बातें मेरे दिल में चुभ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे सच में मैं किसी पर बोझ हूँ, जैसे मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं बस चुपचाप उनके पीछे चलती रही। रात होने लगी तो उनकी सास ने मुझे एक पुरानी सी चादर दी और कहा कि हॉल में ही फर्श पर सो जाओ। मैं वहीं एक कोने में लेट गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मुझे अपने घर की याद आ रही थी, अपनी माँ की याद आ रही थी जो हमेशा मुझे अपने पास सुलाती थी। मुझे अपने पिताजी की याद आ रही थी जो रात को आकर पूछते थे कि बेटा खाना खाया या नहीं। और मुझे अपने भाई की याद आ रही थी जो हर समय मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता था। लेकिन अब कोई नहीं था। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद खाला धीरे से मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन मैं जानती थी कि खाला खुद ही बहुत डरती हैं। वो अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए मुझे उनकी बातों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरे लिए एक और मुश्किल भरा दिन शुरू हो गया। उनकी सास ने सुबह से ही ताने देने शुरू कर दिए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, उठ जाओ, यहाँ सोने नहीं आई हो। मैं तुरंत उठ गई और किचन में चली गई। वहां जाकर मैं काम करने लगी। मैं बर्तन धो रही थी तो उन्होंने कहा कि साबुन कम लगाओ, क्या तुम्हारे बाप ने भेजा है ये सब खर्च करने के लिए? ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। मैंने धीरे से कहा कि जी, मैं कम ही लगा रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रो पड़ी तो वो मुझे और ज्यादा सुनाएंगी। मैं चुपचाप काम करती रही। धीरे धीरे ये मेरी रोज की जिंदगी बन गई थी। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता था। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, पानी भरना, जो भी काम मिलता मैं करती रहती थी। लेकिन इसके बाद भी मुझे हर समय ताने ही सुनने को मिलते थे। कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर की नहीं हूँ, बस एक नौकर की तरह हूँ। दिन ऐसे ही बीतते गए और देखते ही देखते हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए। मेरे माँ, पिताजी और भाई को गए 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरा दुख कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ता जा रहा था। मैं हर रात चुपके से रोती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं बस अपने पुराने दिनों को याद करती रहती थी। मुझे लगता था कि काश मैं वापस उस समय में चली जाऊं जब सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने सुना कि खाला के हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस लड़की का बोझ अब और नहीं उठा सकते, इसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकते। तुम कल ही अपने भाई को शहर से बुलाओ और इसे उसके साथ भेज दो। मैं इसे अपने घर में और नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। खाला ने धीरे से कहा कि मैंने भाई से बात कर ली है और गांव के सरपंच से भी बात हो गई है, वो कल घर आएंगे। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी और डर रही थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो घर का माहौल अलग था।
हॉल में गांव के दो बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक चौधरी जी थे और दूसरे मेरे चाचा थे। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या मुझे फिर से कहीं और भेज दिया जाएगा या मुझे कोई सहारा मिलेगा? मैं चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी और मेरे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी और मेरे लिए आगे क्या होने वाला है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस डर और अकेलेपन में खड़ी अपने नसीब का फैसला होने का इंतजार कर रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल चुकी है और अब जो भी होगा वो मेरे बस में नहीं है। मैं बस खड़ी सब देख रही थी और चुपचाप अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मुझे रोने की भी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी हर बार दिल टूटता था और हर बार ऐसा लगता था जैसे मैं और कमज़ोर हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं खड़ी थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो सब लोग हॉल में बैठे हुए आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और एक कोने में खड़ी मैं सब कुछ सुन रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कि अभी बाहर आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें भी अटक रही हैं, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि अब बात मेरे बारे में होने वाली है। तभी खाला के पति ने थोड़ा आगे झुककर कहा कि अब इस लड़की का क्या करना है, ये कहाँ जाएगी। ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि कोई चीज हूँ जिसके बारे में लोग ऐसे ही बैठकर फैसला कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मैं बस चुप होकर खड़ी सब सुन रही थी। तभी गांव के चौधरी जी ने अपनी भारी आवाज में कहा कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम इसे रेहान के घर भेज देंगे। इसके बाप की जितनी भी जमीन और पैसा है उस पर रेहान की नजर है, और वैसे भी वो काफी समय से ये सब अपने नाम करना चाहता है, तो ये लड़की वहीं जाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे रेहान का नाम सुनकर ही डर लगने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कैसा इंसान है। गांव में उसके बारे में अच्छी बातें कोई नहीं करता था। वो बहुत ही सख्त और लालची माना जाता था, और मुझे लगा कि अगर मुझे उसके घर भेज दिया गया तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी अचानक मेरे चाचा अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ सोचकर खड़े हुए हों। उन्होंने कहा, अगर आप लोग जायदाद की बात कर रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे और हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चाचा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि माही की शादी मेरे बेटे से कर दी जाए। ये सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है। चाचा का एक बेटा था समीर, और दो बेटियां थीं। समीर शहर में रहता था, पढ़ा लिखा था और अपने आप को बहुत अलग समझता था। मैंने उसे बस कुछ ही बार देखा था। वो हमेशा थोड़ा घमंडी सा लगता था। चाचा की बात सुनकर चौधरी जी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा, ये सबसे अच्छा रास्ता है। तुम अपने बेटे की शादी माही से कर दो और बदले में उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। कल पंचायत में सबके सामने ये बात तय कर दी जाएगी और सबके सामने सारी जमीन पैसा तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें वो मिल गया हो जो वो शुरू से चाहते थे। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ मेरे पिताजी की जमीन और पैसे से मतलब है। मैं उनके लिए बस एक रास्ता थी जिससे वो सब कुछ अपने नाम कर सके। थोड़ी देर के बाद सब लोग वहां से उठकर चले गए और मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल बहुत भारी था और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस एक कोने में बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, न मेरा घर, न मेरे अपने, और अब मेरी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा है। थोड़ी देर के बाद चाचा अपने घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने ये बात अपने बेटे समीर को बताई। जैसे ही समीर ने ये सुना, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी गांव की लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? और आप कौन होते हैं जो मेरे लिए ये फैसला कर रहे हैं? मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो बहुत ही नाराज़ था। उसने आगे कहा, अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन चाचा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, ये शादी होकर रहेगी
और वही लड़की इस घर में आएगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर समीर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चाचा को तो जैसे कोई डर ही नहीं था। वो बिना कुछ बोले और सुने वहां से चले गए और समीर गुस्से में वहीं खड़ा रह गया। दूसरी तरफ मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सोच रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल गई और अब जो भी होगा वो मेरे बिना पूछे ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगूं, क्योंकि मेरा अपना कोई भी नहीं था। मैं बस अकेली थी और हर कोई मेरे बारे में अपने हिसाब से फैसला कर रहा था। मेरे दिल में बहुत डर था और मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या मुझे सच में उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी जो खुद ही मुझे अपनाना नहीं चाहता, या फिर मेरी जिंदगी में अभी और भी मुश्किलें आने वाली हैं। मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या मुझे सच में उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी जो खुद ही मुझे अपनाना नहीं चाहता, या फिर मेरी जिंदगी में अभी और भी मुश्किलें आने वाली हैं। मैं बस चुपचाप बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक डर था जो हर पल बढ़ता जा रहा था और एक ऐसा भविष्य जो मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि आने वाला समय मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ कहीं खो गई है और अब कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैं बस खामोश थी और अपने नसीब के फैसले का इंतजार कर रही थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान का रंग बदल रहा था और घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मैं अपने कमरे के कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, और मेरी आंखें सूज चुकी थी। इतना रो चुकी थी कि अब आंसू भी जैसे सूखने लगे थे, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। हर पल बस यही लग रहा था कि मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई है। तभी दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई और मैंने सर उठाकर देखा तो खाला खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत उदास था और आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे हों। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरी शादी तेरे चाचा के बेटे के साथ तय हो गई है और कल ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। उनकी ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में कोई तेज आवाज गूंज गई हो और सब कुछ थम गया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? क्या आप लोगों ने मुझे किसी जानवर की तरह समझ लिया, जिसे जहां चाहे बांध दिया? एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? मेरी आवाज टूट रही थी, गला भर आया था और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। खाला भी मुझे देखकर रोने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, मैं तेरी हालत समझती हूँ, लेकिन सच यही है कि इस दुनिया में औरत की कोई मर्जी नहीं होती, खास कर उस औरत की जो अकेली हो, जिसके पास कोई सहारा न हो। लोग उसके लिए खुद ही फैसले कर लेते हैं और उसे बस मानना पड़ता है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो गलत नहीं कह रही थी। ये सच था, बहुत कड़वा सच, जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती थी। मैं वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही। उस रात मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करती तो मुझे अपने माँ, पिताजी और भाई का चेहरा नजर आता और फिर अचानक मुझे याद आता कि अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अब मेरी शादी उस इंसान से होने वाली है जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं बार बार सोचती थी कि अगर मेरे माँ पिताजी होते तो क्या वो ये सब होने देते? क्या वो मुझे ऐसे किसी के साथ भेज देते? शायद नहीं। लेकिन अब कोई नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। रात भर मैं कभी रोती, कभी छत को देखती और कभी खुद से सवाल करती रही, लेकिन किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। सुबह हुई तो जैसे मेरी जिंदगी का एक नया और भारी दिन शुरू हो गया। खाला मेरे पास आई। उनके हाथ में एक लाल रंग का पुराना सा जोड़ा था। उन्होंने उसे मेरे सामने रखते हुए कहा, बेटा, ये पहन लो और तैयार हो जाओ, दोपहर तक बारात आ जाएगी। उनकी आवाज में मजबूरी थी और आंखों में दर्द। मैंने बिना कुछ कहे वो कपड़े ले लिए और चुपचाप बैठी रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक शरीर हूँ जिसमें जान ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद घर में हलचल शुरू हो गई। खाला इधर उधर जा रही थी,
कुछ तैयारी कर रही थी, लेकिन उस घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई हंसी नहीं थी, बस एक अजीब सा बोझ था हवा में। मैं धीरे धीरे तैयार हुई और वहीं बैठी रही। तभी खाला भी मेरे पास आई और बोली, माही तू तैयार हो गई? मैंने उनकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि मैं तो कब से तैयार हूँ, एक लाश को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है। मेरी ये बात सुनकर खाला का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सर पर हाथ फेरा और फिर बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, न ढोल न शोर, बस कुछ लोग और कुछ शब्द, और मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैं एक बेटी से किसी की बीवी बन गई। शादी के बाद मैं चाचा और उनके बेटे के साथ शहर चली गई। उनका घर बहुत बड़ा था, बहुत अलग था मेरे गांव के घर से, लेकिन उस बड़े घर में मुझे कोई कोना नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं डरी हुई थी और अकेली भी। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। चाचा का बेटा अंदर गया और कुछ ही पल में एक बैग लेकर बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने जोर से कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर सब लोग सुन रह गए। चाची रोने लगी और उसके पास जाकर बोली, बेटा ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? ये तुम्हारा घर है। लेकिन उसने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आपने ये शादी सिर्फ जायदाद के लिए की है। अब जब आपको सब मिल गया तो आप खुश रहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। चाची उसे रोकने की कोशिश करती रही, उसका हाथ पकड़ती रही, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं आवाज नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी फिर से टूट रही है। अभी तो मैंने इस रिश्ते को समझा भी नहीं था और ये रिश्ता टूटने की कगार पर था। मेरे अंदर एक खालीपन था, एक डर था और एक सवाल था कि अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? मैं वहीं खड़ी रही और बस देखती रही, क्योंकि अब मेरे पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। और मुझे ये साफ समझ आ गया था कि मेरी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है, बल्कि हर कदम पर मुझे एक नई परीक्षा से गुजरना होगा और मुझे खुद ही अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अब मेरा कोई नहीं था जो मुझे बचा सके या मेरे लिए लड़ सके। मैं बस अकेली थी और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई थी। वो घर छोड़कर चला गया था और उसके जाते ही उस बड़े से घर का माहौल एकदम बदल गया था। अभी कुछ देर पहले तक जहाँ लोग इधर उधर घूम रहे थे, अब वहाँ अजीब सी खामोशी और भारीपन छा गया था। लेकिन उस खामोशी के अंदर भी चाची के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और बार बार मुझे कोस रही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन पर जम गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उनका हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था। वो कह रही थी कि मेरे बेटे को इस मनहूस लड़की ने भगा दिया। अगर ये घर में नहीं आती तो मेरा बेटा कहीं नहीं जाता। मैं ये सब सुन रही थी और मेरे अंदर बस एक ही सवाल घूम रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद चाचा ने चाची को पकड़कर कहा कि बस करो, अब चुप हो जाओ और कमरे में चलो। फिर उन्होंने मुझे एक नज़र देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, जैसे मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। तभी चाची की दोनों बेटियां मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और मुंह बनाकर हंसने लगी। उनकी नज़रों में नफरत साफ दिख रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले जाकर अंदर बैठा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उस कमरे में अकेली रह गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं इतनी बेबस थी कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी, ना ही मेरे पास कोई अपना था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं बस जमीन पर बैठी रो रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और बाहर की हल्की सी रोशनी अंदर आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने चाची खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में नफरत। जैसे ही वो अंदर आई, उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मनहूस कहीं की, अपने माँ बाप को तो खा गई और अब मेरे बेटे को भी भगा दिया। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं उन्हें जवाब दूं और कहूं कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ उन्हें कह सकूं। मैं बस सर झुकाकर बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। तभी पीछे से उनकी दोनों बेटियां भी अंदर आ गईं और वो भी मुझे सुनाने लगी। एक बोली
कि इस मनहूस की वजह से हमारा भाई घर छोड़कर चला गया। दूसरी बोली, पिताजी ने इसकी शादी हमारे भाई से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब हम इसे इस घर में चैन से नहीं रहने देंगे। इसने जो हमें दुख दिया है, हम इसका हिसाब इससे लेकर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे साथ तो खुद इतना गलत हो रहा था। मैं भला किसी के साथ क्या गलत करती। वो लोग इतना कहकर वहां से चले गए और मैं फिर से अकेली रह गई। मैं पूरी रात वहीं बैठी रोती रही। अगले दिन सुबह अचानक मेरे चेहरे पर ठंडा पानी पड़ा। मैं डर कर उठ गई। सामने चाची खड़ी थी। उन्होंने गुस्से में कहा कि उठ जा, कब तक ऐसे पड़ी रहेगी? यहाँ काम करने के लिए आई है या आराम करने के लिए? मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि चल उठ और घर की सफाई कर, फिर किचन में जाकर हमारे लिए खाना बना। मैं डरते डरते काम करने लगी। सबसे पहले मैंने आंगन में झाड़ू लगाई। ये घर इतना बड़ा था कि काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी कमर दर्द करने लगी थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं रुकी तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। सफाई करने के बाद मैं किचन में गई और खाना बनाने लगी। मैंने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और टेबल पर रख दिया। तभी चाची की एक बेटी आई। उसने पराठा उठाया और देखते हुए बोली, ये कैसा बनाया है? क्या तुम्हें पराठा बनाना भी नहीं आता? फिर दूसरी बेटी हंसते हुए बोली, अरे ये गांव की लड़की है, इसे क्या ही आता होगा, ये हमारे जैसे लोगों के बारे में क्या जाने। उनकी ये बातें मेरे दिल में चुभ रही थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे यही मेरी जिंदगी बन गई थी। सुबह से रात तक काम करना और हर समय ताने सुनना। घर का सारा काम मैं अकेले करती थी, लेकिन किसी को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाचा पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और रात को आकर अपने कमरे में बंद हो जाते थे। कभी कभी वो मुझे काम करते हुए देखते भी थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मैं हिम्मत करके उनके पास गई और रोते हुए कहा, चाचा, मेरी क्या गलती है? मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी चाची बहुत दुखी है। उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। तुम कुछ दिन चुप रहो और काम करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे और दुख हुआ क्योंकि उन्होंने भी मेरी बात नहीं समझी। मैं वहीं खड़ी रोती रही और वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद तो हाल और भी बुरा हो गया। चाची और उनकी बेटियां मुझे मारती थी, डांटती थी, मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो मुझे वो बहुत बुरी तरह पीटती थी। मैं दर्द से कर्राहती रहती, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनता था। अब यही मेरी जिंदगी बन गई थी। हर दिन डर, हर दिन दर्द और हर दिन अपमान। मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी जी रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि क्या कभी मेरी जिंदगी में भी कोई अच्छा दिन आएगा या मुझे इसी तरह हर दिन जीना पड़ेगा। और ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू फिर से बहने लगते थे और अब यही मेरी जिंदगी बन गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पहले दिन हफ्तों में बदले, फिर हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते महीने साल में बदल गए और ऐसे ही 2 साल गुजर गए। मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि मैं इतने वक्त से इस दर्द के साथ जी रही हूँ। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी, न किसी इंसान से, न किसी रिश्ते से। मैंने जैसे मान लिया था कि यही मेरी किस्मत है कि मुझे इसी घर में काम करना है, सबकी बातें सुननी है और हर गलती पर मार खानी है। मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अब मुझे दर्द भी पहले जैसा महसूस नहीं होता था, जैसे मेरा दिल पत्थर हो गया हो। लेकिन फिर भी कभी कभी अकेले में बैठकर रोती थी तो लगता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं जब खुद को शीशे में देखती तो खुद को पहचान नहीं पाती थी। मेरा चेहरा उतर चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे रहते थे और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि लगता था जैसे मैं कभी भी गिर जाऊंगी। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं वही लड़की हूँ जो कभी हंसती थी, मुस्कुराती थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो गया हो। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मुझे एक नौकरानी से भी कम समझा जाता था। कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता था, कोई मेरे सर पर हाथ नहीं फेरता था, कोई ये तक नहीं पूछता था कि मैंने खाना खाया या नहीं। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं खुद ही काम करते करते भूल जाती थी कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं, और फिर रात को भूख से पेट जलता रहता था, लेकिन कहने वाला कोई नहीं था। मेरी जिंदगी जैसे बस दर्द और काम के बीच फंसकर रह गई थी। एक दिन सुबह से ही मैं लगातार काम कर रही थी। पहले आंगन साफ किया, फिर कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोछा और फिर किचन में आकर बर्तन धोने लगी। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, कमर झुक गई थी और आंखों में नींद भी थी,
लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा भी बैठ गई तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी ताकि थोड़ा सा वक्त मिल जाए बैठने का। तभी पीछे से तेज आवाज आई, हरामखोर, हाथ जल्दी चला, अभी बहुत काम बाकी है। मैं डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो चाची की छोटी बेटी खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, जल्दी काम खत्म कर, इसके बाद मेरे कपड़े प्रेस भी करने हैं। कल तूने ठीक से इस्त्री नहीं की थी, अगर आज भी गलती हुई ना तो देख लेना क्या हाल करूंगी मैं तेरा। उसका लहजा इतना सख्त था कि मैं और ज्यादा डर गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जो कहती है वो करती भी है। अगर मुझसे जरा सी भी गलती हो जाती तो वो मुझे मारती थी और बहुत बुरा बुरा कहती थी। इसलिए मैं और तेजी से काम करने लगी। मेरे हाथों में साबुन लगा हुआ था और मैं जल्दी जल्दी प्लेट धो रही थी। तभी अचानक मेरे हाथ से एक प्लेट फिसल गई और जमीन पर गिरकर जोर से टूट गई। उस आवाज ने जैसे पूरे घर को हिला दिया। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। मैं तुरंत नीचे झुकी और टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी चाची गुस्से में चिल्लाती हुई किचन में आई। उनके हाथ में बेलन था और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने आते ही कहा, मनहूस, अब क्या तोड़ दिया तूने मेरा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने जल्दी से कहा, चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथ पर साबुन लगा था इसीलिए प्लेट फिसल गई, मुझे मत मारिए। मैं उनके पैरों की तरफ झुकी कि शायद वो पिघल जाएं, लेकिन उन्होंने जोर से लात मारकर धक्का दे दिया। मैं पीछे जाकर गिरी और टूटे हुए प्लेट के टुकड़े मेरे हाथ में चुभ गए। मेरे हाथ से खून निकलने लगा। दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उनके व्यवहार से हो रहा था। उन्हें मेरे खून से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी आंखों में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, एक तो मेरे बेटे को घर से भगा दिया और अब मेरे घर का सामान भी तोड़ रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी और मैं डर के मारे सिकुड़ गई। मैं दर्द से कर्राह रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं है। मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है, ये मैं जानती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मैं किसी के खिलाफ खड़ी हो सकूं। हर दिन मेरा हाल और बुरा होता जा रहा था। मुझे मार पड़ती थी, ताने सुनने पड़ते थे और काम का बोझ भी कम नहीं होता था। मेरा शरीर कमजोर हो चुका था और अब मेरे अंदर इतना भी दम नहीं बचा था कि मैं अब और ये सब सह सकूं। लेकिन फिर भी मैं जी रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं बस हर दिन खुद को समझाती थी कि शायद एक दिन कुछ बदलेगा, लेकिन वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता था। और शायद अब मुझे उस दिन का इंतजार भी नहीं था, क्योंकि उम्मीद भी धीरे धीरे मेरे अंदर से खत्म होती जा रही थी। बस एक खालीपन रह गया था और उसी के साथ मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। उस रात के बाद मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा शरीर पहले ही कमजोर था और अब ठंड में पूरी रात बाहर बैठने की वजह से जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं वहीं दीवार से टिककर बैठी थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। सांस लेते वक्त भी सीने में दर्द हो रहा था और आंखें इतनी भारी हो गई थी कि खुली रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन डर की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो शायद फिर कभी खोल नहीं पाऊंगी। हवा लगातार चल रही थी और हर झोंका मेरे शरीर को और अंदर तक जमा रहा था। मेरे पास कोई चादर नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, बस मैं थी और मेरी सांसें जो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। मैं बार बार ऊपर देखती और रोते हुए दुआ करती कि मुझे इस हालात से निकाल लो। अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मुझ में अब और ताकत नहीं बची है। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्या कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए? क्या मैं हमेशा के लिए इसी दर्द में रह जाऊंगी? मेरे दिल में डर भी था और एक अजीब सा खालीपन भी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ बाहर इतनी ठंड में क्या कर रही हो? वो आवाज मेरे कानों में जैसे धीरे से गूंजी और मैं एकदम चौंक गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया और पीछे देखा तो एक नौजवान खड़ा था। उसने लंबा सा कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई इस हालत में बाहर बैठा हो। मैं उसे देखती रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी।
उसने थोड़ा पास आकर फिर पूछा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी बल्कि चिंता थी, जैसे वो सच में मेरी हालत देखकर परेशान हो गया हो। मैंने कोशिश की कुछ बोलूं, लेकिन मेरे होठ सिर्फ कांपे और आवाज़ नहीं निकली। मेरा गला सूख चुका था और शरीर इतना कमज़ोर था कि शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे। उसने तुरंत अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। कोट की गर्मी मेरे शरीर को छूते ही जैसे मुझे थोड़ा सा सहारा मिला। मेरे कांपते हुए हाथ उस कोट को पकड़ने लगे और मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। इतने समय के बाद किसी ने मेरे लिए कुछ किया था, बिना कुछ पूछे, बिना मुझे दोष दिए। उसने धीरे से कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं जाती? इतनी ठंड में बाहर बैठना ठीक नहीं है। मैं बस उसकी तरफ देखती रही। फिर धीरे से मैंने सर झुका लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसने सुन ली। उसने थोड़ी देर तक मुझे देखा, जैसे वो सब समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तुम्हें इस हालत में कैसे बाहर छोड़ सकता है? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर दर्द उठा, क्योंकि यही तो मेरी सच्चाई थी कि मुझे किसी ने बाहर ही छोड़ दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उसने चारों तरफ देखा, फिर मेरी तरफ झुककर बोला, चलो उठो, यहाँ मत बैठो, तुम बीमार हो जाओगी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैं डर गई और थोड़ा पीछे हट गई। मुझे डर था कि कहीं वो भी मुझे नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अब तक मैंने यही देखा था कि हर कोई मेरे साथ बुरा ही करता है। उसने मेरा डर समझ लिया और धीरे से बोला, डरो मत, मैं समीर हूँ, मुझे ठीक से देखो और पहचानो। जब मैंने उसे देखा तो वो मेरा ही शौहर था। फिर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ बैठना ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मैं कुछ पल के लिए शांत हो गई। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ बहुत ठंडा था और कांप रहा था। उसने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे, इसलिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ा गई तो उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। उसके इस व्यवहार से मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अपना सहारा दे रहा हो। वो मुझे धीरे धीरे पास की सीढ़ियों तक ले गया और बैठा दिया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर यही है? मैंने धीरे से सर हिलाया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर बोला, क्या किसी ने तुम्हें सच में बाहर निकाल दिया? मैंने आंखों में आंसू लिए सर झुका लिया और कहा कि हाँ। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या करे। फिर उसने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती इतनी ठंड में, ये ठीक नहीं है। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जा सकता हूँ, जहाँ तुम सुरक्षित रहो। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे सामने पहली बार कोई रास्ता खुल रहा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये भी कोई धोखा ना हो। मेरा दिल डर और उम्मीद के बीच फंस गया था। मैं उसकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी का ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदल सकता है या फिर और भी खराब हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात साफ थी कि अगर मैं यही रही तो मेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। मैं फिर से उस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी जो मेरे शरीर को जमा रही थी, और मुझे याद आ रहा था कि मेरे अंदर मेरे लिए सिर्फ दर्द और अपमान है। मैं कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से उसकी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज़ में कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी आवाज़ में डर भी था और उम्मीद भी। उसने मेरी बात सुनी और धीरे से सर हिलाया। फिर उसने मुझे संभालते हुए खड़ा किया और उसने घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला। लेकिन मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग चुकी थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। शायद अब मुझे वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो अब तक सहती आई हूँ। उस वक्त पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली है और मेरे लिए कोई रास्ता भेजा है जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। उसने मुझे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हैरानी के साथ दर्द भी साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारी क्या हालत कर दी है इन्होंने? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। उसने मुझे धीरे से सहारा दिया। उसके हाथ में मजबूती थी, लेकिन उस पकड़ में नरमी थी, जैसे वो मुझे गिरने से बचाना चाहता हो। मैं उसके सहारे खड़ी हुई और वो मुझे संभालते हुए घर के अंदर हॉल तक ले आया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ आई और दरवाजे की आहट सुनते ही चाची और उनकी दोनों बेटियां बाहर आ गईं। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, वो ज़ोर से रो पड़ी। चाची उसके पास भागते हुए आई और बोली, मेरा बेटा समीर, तू कहाँ चला गया था? तूने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। आज पूरे 2 साल के बाद तू वापस आया है। इतना कहते हुए वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया।
उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में दर्द। उसने सख्त आवाज में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप ये क्या कर रही हैं? अगर मैं इस घर को और इसे छोड़कर चला गया था, तो आपने इसकी ये क्या हालत कर दी है? उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, इसके अंदर इतनी जान भी नहीं बची कि ये ठीक से खड़ी हो सके। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। उसने आगे कहा, मेरी गलती थी। अगर मैंने शादी की थी तो मुझे निभानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि बिना कुछ सोचे समझे इस घर को छोड़कर चला गया। लेकिन आप लोग, आपने ऐसा क्यों किया? इसने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपके दिल में इसके लिए जरा सा भी रहम नहीं आया? उसकी हर बात सुनकर हॉल में खामोशी छा गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली और बोला, जिस दिन मैं इस घर से गया था उसी दिन रास्ते में एक हादसा हो गया था। एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उस केस में मुझे सजा हो गई। मुझे 2 साल जेल में रहना पड़ा। उन 2 सालों में मैंने हर दिन सोचा कि मैंने क्या किया। मैं एक ऐसी लड़की को छोड़कर चला गया जो पहले से ही अकेली थी, जिसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उसे और मुश्किल में छोड़ दिया। शायद यही वजह थी कि मुझे ये सब भुगतना पड़ा। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। चाचा चाची और उनकी बेटियां सब चुप थे। उनके चेहरों पर शर्म साफ नजर आ रही थी। चाची धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तेरा दर्द दिखाई ही नहीं दिया। तू तो पहले से ही बेसहारा थी, तुझे तो प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने तुझे दुख दिया। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। शायद ऊपर वाला भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी आवाज में सच्चा पछतावा था और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उन्हें देख रही थी। मेरे दिल में दर्द भी था, लेकिन कहीं न कहीं एक सुकून भी था कि आखिरकार किसी को मेरी तकलीफ समझ आई। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास नफ़रत रखने की ताकत भी नहीं बची थी। फिर समीर मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। उसने कहा कि मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त रुक जाता, तो शायद तुम्हें इतना सब नहीं सहना पड़ता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे बल्कि राहत के थे। मैंने उसे भी माफ कर दिया, क्योंकि आज वो वापस आया था और उसने मेरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया था। चाची की दोनों बेटियां भी मेरे पास आईं। उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगी और मुझे अपनी बहन की तरह रखेंगी। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। घर का माहौल बदल गया, लोगों का व्यवहार बदल गया। अब कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कोई मुझे ताने नहीं देता था। अब मुझे काम करने में मदद मिलती थी और सबसे बड़ी बात, अब मुझे इंसान समझा जाने लगा था। समीर हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मुझे दवा देता था, मेरे जख्मों पर मरहम लगाता था और मुझे संभालता था। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। मेरे चेहरे पर फिर से थोड़ी जान आने लगी और मेरे दिल में भी एक नई उम्मीद जागने लगी। अब मैं समीर के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी, जहाँ दर्द कम था और सुकून ज्यादा था। अब मुझे ये समझ आ गया था कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सही वक्त पर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। और आज मैं उसी बदलाव के साथ खुश हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसा सहारा है जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। और अब मैं पहले की तरह डर कर नहीं, बल्कि थोड़ा हिम्मत के साथ जीना सीख रही हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।